आठवीं जमात के तालिब इल्मों की खिदमत में ईसा साबरी का सलाम। प्यारे बच्चों, उस्ताद का एहतराम सबक का ये तीसरा हिस्सा है। पिछले दो हिस्सों में हमने सबक को पढ़ा और समझा कि उस्ताद का एहतराम क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इन सवालात को, यहाँ पे पीछे कुछ सवालात दिए गए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी कापी और पेंसिल निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। तो हम आपको समझाते हैं और उसके बाद आप अपने अल्फाज में सवालात के जवाबात बनाइए और अपने घर में किसी बड़े से, अपने माँ बाप से या किसी भाई बहन से उनकी करेक्शन करवाइए, उनकी तसीह करवाइए। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 है, किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? तो हमने पढ़ा है कि उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। ठीक है ना, बहुत सादा सा जवाब है। दूसरा सवाल है, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? भाई, दुनिया के सारे ज़ाहिरी और बातनी इल्म उस्ताद की रहनुमाई के बग़ैर हम हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी उस्ताद के बिना कोई भी इल्म हम हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर साइकिल चलानी है तो साइकिल चलाने के लिए भी किसी सिखाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी चलाना है किसी को तो उसको भी किसी सिखाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से कोई भी काम किसी सिखाने वाले के बग़ैर नहीं हो सकता। तो जो सिखाता है वो उस्ताद है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि दुनिया के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी इल्म उस्ताद की रहनुमाई के बग़ैर हासिल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो सवाल नंबर 3 है, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को चाहिए कि वो उस्ताद का एहतराम, उसकी इज़्ज़त और उसकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा करे, हमेशा उसकी इज़्ज़त करे, कोई गुस्ताखी उनके सामने न करे। ठीक है ना। चौथा सवाल है, नौशिरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई? क्योंकि नौशिरवान ने देखा कि उस्ताद पाँव धो रहा है और उसका बेटा उस पर पानी डाल रहा है। तो नौशिरवान ने बेटे से कहा कि उस्ताद को पाँव धोने की तकलीफ़ क्यों दी तुमने? तुम्हें चाहिए था कि खुद उस्ताद के पाँव धोता, उस्ताद को तकलीफ़ नहीं देता, है ना। तो 5वां सवाल है, सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? उसने कहा अपने उस्ताद से, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो, मैं दुनिया की सारी चीज़ें आपके कदमों में ला कर रख दूंगा, है ना। तो आप इन सवालात का जवाब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आगे है, दुरुस्त बयानात के सामने स्वात यानी सही और गलत बयानात के आगे गीन यानी गलत लिखिए। ठीक है ना। तो देखें, उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ करना सिखाता है। बताइए ये सही है या गलत है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सही है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। क्या है? हाँ बिल्कुल, ये सही है। उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता। ये क्या है? हाँ गलत है ना। वो तो नाहमवारियों को दूर करता है, यहाँ नहीं करता लिखा, इसलिए गलत है। नौशिरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा। बिल्कुल ठीक, ये गलत है। अच्छा जी, वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्तातिज़ा की इज़्ज़त करते हैं, है ना। ये सही है बिल्कुल। चलिए, आप यहाँ पे थोड़ा गौर करने की बात है। उस्ताद को मेमार कौम, मेमार वतन और मेमार इंसानियत कहा जाता है। मेमार का मतलब क्या होता है? बनाने वाला, यानी मकान बनाने के लिए एक मेसन की ज़रूरत पड़ती है ना, जिसको हम पुर्गी ज़बान में मिस्त्री कहते हैं, जो ईंटों पर ईंटें डाल के दीवार बनाता है, उसको मेमार कहा जाता है। ठीक है। मेमार के मानी है तामीर करने वाला। तो उस्ताद को भी मेमार कौम यानी कौम के तामीर करने वाला या वतन की या इंसानियत की तामीर करने वाला कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस्ताद तालीम व तरबियत के ज़रिए बच्चों के ख़ाम और कच्चे जहनों को पुख्ता बनाकर उनको इंसानियत के रुतबे तक पहुँचा देता है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं ना, तो उनका जहन बिल्कुल कच्चा होता है, कुछ भी भले बुरे की तमीज़ नहीं होती है, अच्छाई बुराई का उनको कोई भी ख़बर नहीं होता है। तो उस्ताद क्या करता है? उन्हें भले बुरे की तमीज़ सिखाता है, इंसानियत सिखाता है और वो अच्छी शख्सियतें बनती हैं। ठीक है ना। दूसरे अल्फाज में वो इंसान साजी करता है। इंसान साजी मतलब यानी इंसान तैयार करने का काम करता है, इंसान को तैयार करता है। वो आगे की ज़िंदगी के लिए इंसान को बहुत अच्छी शख्सियत बनाता है ना। कोई मान लीजिए आईएएस अफसर बन गया, डिप्टी कमिश्नर बन गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो वो कैसे बन गया है?
ایک استاد نے اس کو اتنا قابل بنا دیا نا کہ ایک ضلع کو چلائے، ڈپٹی کمشنر بن جائے، کوئی پائلٹ بن گیا جو جہاز اڑاتا ہے، اتنا مشکل کام ہے، تو کیسے وہ اتنا مشکل کام کر پاتا ہے؟ ایک استاد کی وجہ سے ہی نا۔ اگر استاد نہیں ملا ہوتا تو پھر ایک عام آدمی اور ایک پائلٹ میں کیا فرق رہتا ہے نا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں جو اسکول گیا ہے، جس نے استاد سے تعلیم حاصل کی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بولنے چالنے کا طریقہ، اس کے برتاؤ ہاؤ باؤ جو ہے نا بہت مختلف ہوتے ہیں، ہے نا؟ اچھا جی، استاد کیا کرتا ہے؟ وہ مختلف علوم و فنون کی تعلیم سے، علم و فن ہاں بہت سارے علم اس کو سکھاتا ہے، نئی نسل کو آراستہ کر کے اعلیٰ انسانی قدروں اور اصولوں پر مبنی سماج تعمیر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو استاد بچوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے مختلف قسم کی، اور انسانی قدریں سکھاتا ہے، ہیومن ویلیوز، یعنی انسان کو کیسا ہونا چاہیے یہ سکھاتا ہے۔ اور وہ سب سکھانے کے بعد ایک سماج جب بنتی ہے نا، تو سارے بچے جب پڑھ کر بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ شادیاں کرتے ہیں، ان کے گھر بنتے ہیں، تو اس سے ایک سوسائٹی بنتی ہے نا۔ تو اس سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بہت اچھی سوچ ہو جاتی ہے، تو ایک اچھا سماج بنتا ہے نا؟ اچھا سماج بنتا ہے، لوگوں کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے، اچھی سوچ ہو جاتی ہے، تو سماج ایک اچھا بن جاتا ہے، پوری سوسائٹی ایک اچھا بن جاتا ہے۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ استاد کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ایک کام ہے آپ کے لیے، ہوم ورک، آپ اپنے پسندیدہ استاد کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ آپ کو اپنے اسکول میں سے کسی ایک استاد کے بارے میں سوچنا ہے، کوئی ایک استاد آپ کو پسند ہوگا، تو کیوں پسند ہے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں پسند ہے؟ ظاہر ہے وہ اس کا بہت اچھا اخلاق ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ بہت اچھا پڑھاتا ہوگا، بہت پیار سے پیش آتا ہوگا، ہے نا؟ آپ کو اس کی باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہوں گی، اس کے پڑھانے کا طریقہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے الفاظ میں لکھیے، میرا پسندیدہ استاد، اس کا عنوان رکھیے، اور پھر 10 جملوں کا، کم سے کم 10 جملے، اگر زیادہ ہوں تو بھی چلے گا، لیکن کم سے کم 10 جملے ہونے چاہیے۔ 10 جملوں کا آپ ایک چھوٹا سا مضمون تیار کیجئے، اور اپنے آس پاس میں کوئی استاد ہو، اپنے ہمسائے میں، یا اپنے گھر میں کوئی بڑا جو اردو اچھی جانتا ہو، ان سے جا کے آپ اس کی تصحیح کرائیے، کریکشن کرائیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو یہیں پر ہمارا استاد کا احترام کا سبق جو ہے تیسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے، 3 حصے یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو آگے کی کلاس میں ہم کوئی اور لیسن، کوئی اور سبق لیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔